ये टॉपिक कैटलन नंबर्स का है और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्बिनेट्रिक्स है, AIME में और AMC में और आने वाले समय में IOQM में। दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट स्टडीड टॉपिक। क्यों? क्योंकि लगभग ऐसे 10 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ कैटलन नंबर से बन सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक इट इज़। ठीक है, सो लेट्स स्टडी दिस बट विथ सम क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 पीपल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल simultaneously shakes hands so that there are 5 handshakes going on such that no two people cross arms. For example, ये जो दिया हुआ है ये वैलिड है, दिस इज़ वैलिड, ठीक है, और दिस इज़ इनवैलिड, ये इनवैलिड है, मतलब यहाँ पे हैंड्स कभी भी क्रॉस नहीं करने चाहिए। ठीक है, सो 10 पीपल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अच्छा, अब एक बात, ऐसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने में what is the way that we do? Now why I am telling this, actually this can be solved easily by the Catalan number। मैं डायरेक्ट बोलूँगा 10 people का Catalan number निकाल लो, आंसर डन। बट फॉर द इंट्यूशन, फॉर द टाइम being, see how this Catalan number works through। तो पहले लेट्स ड्रॉ सम ऑफ द सर्कल्स। अब पहला सर्कल मान लो सपोज लाइक दिस, सेकेंड लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है, थर्ड वाला केस के लिए सपोज इट इज़ लाइक दिस। या नाउ चेक आउट वन थिंग। अब हम कह रहे हैं कि अगर मान लो 1 पीपल है, सपोज 1 पीपल, ठीक है, तो 1 पीपल के लिए तो कोई हैंडशेक हो ही नहीं सकता। ठीक है, आ जाओ 2 पीपल के लिए। 2 पीपल के लिए मतलब कैसे होगा? सपोज एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन यहाँ बैठा है, तो देयर इज़ ओनली वन वे टू शेक द हैंड्स, हाँ या ना? एक ही तरीका है, तो वन वे, 2 पीपल में वन वे टू शेक हैंड्स। अच्छा, अगर 3 लोग हैं तो 3 लोग में क्या हो जाएगा बच्चों? मान लो दिस इज 1 2 3, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में कोई भी तरीका नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे कि हैंडशेक करना है सभी लोगों को, ठीक है, शेक हैंड्स सो डैट नो पीपल टू अप, मतलब या तो ऐसे कर सकता है या तो ऐसे कर सकता। ठीक है, 3 लोग हैं ना, तो अब अपने में कैसे करेगा? मान लो सारे को तो हैंड शेक नहीं कर सकते, सिर्फ कहा है सो डैट नो टू पीपल क्रॉस आर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ पे जो भी हैंडशेक्स हो रहे हैं वो वैलिड अरेंजमेंट है। अब देखो, ये तो 2 लोगों के साथ कर लिया तो ये तो गलत हो गया, या फिर अगर यहाँ करेंगे तो ये बच जाएगा, तो दिस इज़ इनवैलिड। इनवैलिड मतलब अब इस केस में क्या होगा? सिर्फ इवन नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो सकते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ पीपल इज़ ओनली पॉसिबल, इवन नंबर ऑफ पीपल इज़ ओनली पॉसिबल। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 वाला केस। सो इफ़ व्हाट हैपेंस इफ देयर आर 4 पीपल, ठीक है, तो 2 पीपल में तो सिर्फ एक ही हैंडशेक हुआ था और हमें ये पता चला बच्चों कि हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ पीपल ले सकते हैं। तो अब 4 लोग अगर हैं तो देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ सम ऑफ द सर्कल्स। मान लो 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, ये ABCD, ठीक है, ABC एंड D, ठीक है, और ABCD। मैं तुम्हें सारे प्रोस्पेक्ट दिखा के बताऊंगा कि कौन सा गलत हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, AB के साथ कर सकता, CD के साथ कर सकता, हाँ, A और D खुद भी नहीं करेंगे, एक ही हैंड शेक करना है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि AD के साथ करेगा फिर AC के साथ करेगा फिर BD के साथ, दैट इज़ नॉट अलाउड। या तो AB के साथ कर लिया एक हैंडशेक, CD के साथ कर लिया एक हैंडशेक, अब फिर AD के साथ करेगा फिर BC के साथ, ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। अब देखो इसमें कोई भी हैंडशेक क्रॉस नहीं करा। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है AC से और BD से, लेकिन दिस बिकम्स रॉन्ग। क्यों? यहाँ पे हैंडशेक क्रॉस हो गया। ठीक है, सो अब नाउ द प्रॉब्लम इज सिर्फ यहाँ पे 2 लीगल हैंडशेक हुआ, 2 लीगल हैंडशेक्स। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि 4 के लिए तो हो गया। अब अगर 5 पीपल तो ले नहीं सकते, तो अब आ जाएंगे किस पे? 4 के बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे, लेट अस टेक द केस ऑफ 6 पीपल। ठीक है, लेट अस टेक द केस ऑफ 6 पीपल। अब 6 पीपल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, देखो दैट्स वाई वी नीड कैटलन नंबर्स। बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ दिस इंट्यूशन कम्स थ्रू। तो 6 वाले में क्या कर सकता हूँ? लेट मी ड्रॉ सम ऑफ द सर्कल्स मोर। मान लो
सपोज 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3-4 सर्कल बना लेता हूँ. लेट्स सी व्हाट आर द केसेस दैट आर पॉसिबल. मान लो चौथा सर्कल. ठीक है, डन. नाउ कितने लोग हैं? तो 6 लोग हैं. अब 6 लोग मान लो 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. स्पेसिंग कैसा भी हो, 1 2 3 4 5 6. डन. अब 6 लोग हैं, नामकरण कर देता हूँ. A B C D E F. दिस इज A B C D E F. अगेन A B C D E F. दिस इज A B C D E F. ठीक है. अब लीगल मूव्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो अगर मान लो, जैसे एक केस सोचो, मान लो मैंने D को F के साथ कर दिया. ठीक है, मान लो D को F के साथ करा तो एक प्रॉब्लम है, E वाला किसी के साथ हैंडशेक कर नहीं पाएगा. सो दिस लीगल मूव इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये लीगल मूव पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा केस बन सकता है. सो हाउ वुड द केसेस बी? सो पहला केस ऐसा बन सकता है कि मान लो A F के साथ कर ले हैंडशेक, B E के साथ कर ले और C D के साथ कर ले. दिस इज ओके. ठीक है, उसके साथ क्या तरीका बन सकता है? फिर A B के साथ कर ले. ठीक है, और फिर B C के साथ कर ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि F C के साथ कर ले और D E के साथ. ये भी वैलिड केस है. दिस इज़ लीगल मूव, दिस इज़ लीगल मूव. अच्छा, और क्या हो सकता है? तो एक तो A B के साथ हो ही गया, C F के साथ हो गया, D E के साथ हो गया. अगेन और क्या कर सकते हैं? F E के साथ, F E के साथ कर ले, C D के साथ कर ले, A B के साथ कर ले. ट्रू, ये भी ट्रू है. अच्छा, एक वैलिड केस ये हो गया. तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि A F के साथ करे, A F के साथ, B C के साथ और D E के साथ. ये भी तो केस वैलिड है. अच्छा, और कोई केस वैलिड हो सकता है क्या? लेट मी ड्रॉ मोर सर्कल. एनी अदर केस डैट कैन बी वैलिड? सो अगेन let me put A, this is B, this is C, somewhere D, somewhere E, somewhere F. अच्छा, एक बार A को F के साथ कनेक्ट करा, ठीक है, एक बार B के साथ, तो ये वाला केसेस हो गए. अच्छा, और क्या केस हो सकता है? अगर मैं ऐसा करूं बच्चों कि B E के साथ कनेक्ट करूं, ये पहले ही हो चुका है A F. और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि A F के साथ हो गया, A B के साथ हो गया. सो अगेन C F वाला केस भी हो गया है. तो C D के साथ कनेक्ट करता हूँ, नहीं, एक काम करता हूँ, D E के साथ कनेक्ट करता हूँ. D E C F और A B, ये भी एक वैलिड मूव्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. ट्रू. क्या कोई अदर मूव्स हैं? नहीं, इससे ज़्यादा मूव नहीं होगा. सो टोटल कितने मूव्स हो गए? 5 मूव्स. 5 मूव्स पॉसिबल, नॉट 6, 5 मूव्स. तो 5 मूव पॉसिबल हैं. ठीक है, नाउ दिस इज़ बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड. तो इसको थोड़ा सा ऐसा देख लिया जाए कि इसमें मैं केस कर देता हूँ. केस 1. केस 1 का मतलब क्या था कि मतलब इसमें जो अपोजिट बैठे थे, अपोजिट फेसेस शेक्स हैंड्स. ठीक है, शेक्स हैंड्स. अपोजिट फेसेस का मतलब A F के साथ, मतलब जो अपोजिट बैठा था, अपोजिट वर्टेक्स में. तो यहाँ पे क्या क्या हो गया? पहला केस, मतलब केस 1 वाला केस कौन कौन सा है? एक तो फर्स्ट है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है. अच्छा, केस 2 के साथ क्या हुआ? केस 2 वाले में हम ये कह देते हैं एडजेसेंट पीपल शेक हैंड्स. एडजेसेंट पीपल शेक हैंड्स. ठीक है, एडजेसेंट पीपल शेक हैंड्स मतलब केस 2 वाला ये हो गया. ठीक है, केस 2 वाला ये हो गया तुम्हारा 4 और 5th, ये केस 2 में आ गया. ठीक है,
अब बात यह है कि टोटल क्या पूछा था बच्चों, 10 पीपल, तो 6 के बाद लेट्स सी 8 पीपल का कैसे करेंगे। नाउ 8 पीपल बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो 8 पीपल इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। नाउ हाउ टू सॉल्व फॉर 8 पीपल, तो एक काम करते हैं, फिर से वही 8 पीपल में केसेस लेते हैं। कैसे केस लेंगे, लेट्स ड्रॉ 2 और 3 ट्रायंगल्स, सर्कल्स, 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 लोग को लोकेट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। अब इसमें क्या करता है, नाउ दिस बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड, तो एक काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि मान लो ये कोई पोजीशन है इसका, ये इसका मैं वैलिड केस देख रहा हूँ, मान लो ये ए था, मैं इसका वैलिड मूव्स देख सकता हूँ। एक तो ये अपने बगल वाले इससे कर सकता है हैंडशेक, एक तो बगल वाले इससे कर सकता है। नाउ इससे नहीं कर सकता, देख लो थोड़ा ध्यान से, इससे नहीं कर सकता, रेड मूव्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो रेड मूव्स क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि फिर ये बच जाएगा, ठीक। तो और कौन सा मूव्स वो कर सकता है, सो बेसिकली एक ये मूव कर सकता, क्यों, अगर ऐसा करेगा तो ये दोनों साथ में ये कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और कौन सा मूव्स कर सकता है, तो दिस आर द मूव्स अलाउड, ठीक है। तो अलाउड मूव्स हो गया, डन। तो अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि जो पहला वाला पर्सन है, ठीक है, नाउ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये तो हम कर दिए कि इस तरीके से हो सकता है, तो क्या सबके लिए ऐसा ही देखना है, नहीं, कुछ तो स्ट्रैटेजी लगाना होगा। सो व्हाट स्ट्रैटेजी कैन बी ब्रॉट, सो अ सिंपल वे डैट कैन बी डन इज, मैं एक काम करता हूँ, एक फिक्स कर देता हूँ ये कि अपने नेबर के साथ ऐसा किया कि ये शेक हैंड्स कर रहा है, ठीक है, शेकिंग हैंड्स विथ नेबर। अब नेबर भी तो दो है, नाउ नेबर भी तो दो है, ठीक है। या फिर मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, जैसे ये 1 था, ये पोजीशन 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, मैं कह रहा हूँ या तो वो 1 वाला 2 के साथ या फिर 1 वाला 8 के साथ कर सकता है, ठीक। सो दिस आर द पॉसिबल वेज, तो इसके लिए 2 वेज है। अच्छा, तो बाकी बचा कौन, बाकी बचा लगभग 6 सर्कल, ठीक है। बाकी कितने बचे, 6 सर्कल वाले, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, बाकी कितने बचे, टोटल 6 सर्कल। अगर 6 सर्कल वाले बचे तो 6 सर्कल में कितने केसेस आए थे, 5 मूव्स, तो 6 सर्कल में 5 वेज होंगे। सो टोटल मूव्स कितने हो गए इसमें, 10 वेज। लेकिन एक और केस है, क्या केस है, ये तो एडजेसेंट वाला था, तो अगर एडजेसेंट वाला है तो अब हम ये भी तो कर सकते हैं, सपोज नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 1 वाला 4 के साथ भी कर सकता है, अगर 1 वाला 4 के साथ करेगा तो 1 वाला 6 के साथ भी कर सकता है, ठीक है। अगर 1 वाला 4 के साथ करा, ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो सकता है, सपोज 1 वाला 8 के साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये केसेस बन जाएंगे, तो इससे बढ़िया हम ऐसा काम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, मैं कहता हूँ 1 4 के साथ कर लिया, तो अब एक बात बताओ, अब बचा क्या ऑप्शन, 2 वाला 3 के साथ करेगा, ठीक है। सो बाकी फिर से ये कितने लोग बच गए, 4 लोग, तो ये फिर से 4 का सर्कल बन गया, और 4 वाले ग्रुप में कितना था, 4 लोग कितने तरीके से हैंडशेक कर सकते थे, 2 तरीके से, ठीक है, 2 तरीके से कर सकते थे। अच्छा, इसमें तो 2 चॉइस हो सकता है, अगर 1 2 के साथ 3 4 के साथ करा तो ये 2 मूव्स और इसके 2 मूव्स, टोटल कितने तरीके हो गए। सो हम कह रहे हैं या तो 1 वाला किसके साथ कर सकता है, या तो 2 के साथ कर सकता था, ठीक है, और 1 वाला 4 के साथ करता और 2 3 के साथ कर ले, एक तरीका ये हो गया, या फिर 1 8 के साथ, 1 अगर
6 के साथ करे, 1 6 के साथ और 8 7 के साथ कर ले, ठीक है, तो फिर से 4 सर्कल वाला केसेस बनेगा। तो टोटल ये 2 वे हो गए, और 4 सर्कल जो 4 सर्कल्स हैं उसके लिए कितने तरीके, 2 वेज। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, दैट इज 2 × 2, 4 वेज मोर, ठीक है, ये केसेस हो सकता है। डन। सो टोटल वेज कितने हो गए, 10 + 4 14 वेज। अच्छा, ये तो 8 का हुआ, अब 10 का, इसको जनरलाइज करा जा सकता है 10 पीपल के लिए। सो फॉर 10 पीपल व्हाट आर द वैलिड वेज, तो सेम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। सेम स्ट्रेटेजी मतलब लेट मी ड्रॉ सम ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ वी हैव टू लोकेट 10 पीपल, सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं। तो फिर फर्स्ट वाले के पास क्या क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, फर्स्ट वाले के पास क्या स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट वाला किसके किसके साथ हैंडशेक कर सकता है, 1 10 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ नहीं कर सकता, 1 4 के साथ, तो 1 8 के साथ भी, फिर 1 6 के साथ, इतना ही वैलिड मूव्स है। क्यों, अगर 1 5 के साथ करेगा तो 2 3 के साथ मान लो कर लिया तो फिर एक बच जाएगा हमेशा। सो इवन नंबर वाले के साथ हैंडशेक कर रहा है, ठीक है। सो इसके कितने वेज हैं, 5 वेज। तो मैं कह रहा हूँ फिर से अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, केस फर्स्ट नाइबर अपने पड़ोसी के साथ हैंडशेक करा, नाइबर मतलब या 1 10 के साथ करा या 1 2 के साथ करा, तो इसमें टोटल कितने चॉइसेस हो जाएंगे, 2 चॉइस। अब 8 लोग बचे, 8 पीपल कितने तरीके से हैंडशेक कर सकते हैं, 14 वेज। फिर से वही हो गया ना ऊपर वाला केस, तो टोटल कितने हो गए, 28 चॉइसेस। यहाँ पे 28 चॉइसेस। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या कर सकता है, मान लो 3 पोजीशन अवे जाके करता है। 3 पोजीशन अवे मतलब लो 2 3 4, मतलब एक 4 से करता या फिर एक 8 से करता है, ठीक है। फिर से कितने चॉइसेस, 2 चॉइसेस। अब एक बात बताओ, एक अगर 4 से कर लेगा तो बाकी कितने सर्कल्स बचे, 3, 6 वाले सर्कल्स बचेंगे। क्यों, अगर एक 4 के साथ करेगा, सपोज ये एक है यहाँ पे 4, तो बाकी जो बचा 5 से लेके 10 तक, इसमें टोटल कितने सर्कल्स वाले आएंगे, 5 6 7 8 9 10, 6 पीपल है ना, तो 6 पीपल वाले में कितना केस आया था, 6 पीपल में 5 मूव्स था। तो फिर से इसके लिए कितने चॉइसेस, 5 चॉइसेस, ठीक है। सो 5 × 2 ये 10 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कितना चॉइस बच गया, नाउ अब 4 लोग छोड़ के अगर करे, 1 2 3 4, अगर एक 6 के साथ करे, ठीक है। सो एक 6 के साथ करेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हर के पास 2 2 चॉइसेस है। अब देखो केस थर्ड, केस 3 के लिए क्या हो जाएगा, केस थर्ड में ऐसा कह रहा हूँ, दिस इज़ 1 दिस इज़ 6, ठीक है। सो अब कितना बचा बच्चों, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ 7 8 9 और 10। मैं कह रहा हूँ चॉइसेस कितने हैं, 2 3 के साथ कर सकता, एक तो 6 के साथ करा है, ठीक है, और 4 5 के साथ कर सकता। एक तो ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, 2 5 के साथ करे और 3 4 के साथ कर ले, तो यहाँ भी 2 चॉइसेस इधर है, तो सेम 2 10 से 7 होगा, फिर 9 से 8। अच्छा, और भी चॉइसेस है इसमें कि 10 से 9 हो सकता है और 7 से 8 हो सकता है। सो इसमें भी 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस, तो टोटल कितने हो गए, 2 × 2 4 चॉइसेस, ठीक है। सो ओवरऑल कितना होगा बच्चों, ओवरऑल विल बी 28 + 10 + 4, सो दिस विल बी 42 चॉइसेस। टोटल कितने हो गए, 42 चॉइसेस। तो 10 लोग के लिए कितनी चॉइस होंगे बच्चों, 42। सो 10 फॉर 10 चॉइसेस, आंसर इज 42 वेज। अब एक बात सोचो, अगर कैटलन नंबर आएगा तो दिस क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड डायरेक्टली, ठीक है। डन। तो पहला इंट्यूशन समझ में आया। नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज 5 ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है, एंड 5 क्लोज्ड पैरेंथेसिस, अच्छा ओपन, एंड सच दैट द पैरेंथेसिस बैलेंस, मीनिंग दैट एज वी रीड लेफ्ट टू राइट देयर आर नेवर मोर क्लोज पैरेंथेसिस देन ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। जैसे ये एक अरेंजमेंट वैलिड है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ओपन हमेशा नंबर ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस से ज़्यादा है, लेकिन ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? तो देख लो यहाँ पे देखो, यहाँ तक आते आते 3 क्लोज पैरेंथेसिस हो गए हैं और सिर्फ 3 ओपन पैरेंथेसिस भी हैं, लेकिन ये वाला जो क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ पे आओ, फिर यहाँ तक 4 क्लोज पैरेंथेसिस और 3 ओपन पैरेंथेसिस है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट नाउ, व्हाट इज़ द वे? तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन लेट्स सी विद द स्मॉल केसेस। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इंट्यूशन बनाएंगे और फिर केसेस देखेंगे एंड देन जनरलाइज करेंगे। तो पहला मान लो केस 1, एक पैरेंथेसिस है, एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है, एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस, मतलब ये तो ऐसे ही रेंज हो सकता है, ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी हुआ। अच्छा 2 सेट ऑफ पैरेंथेसिस है, 2 सेट कैसे अरेंज हो सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला अरेंजमेंट हो जाए, सो दिस इज़ वैलिड। अच्छा सेकेंड सेट ऑफ अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, तो 2 केस यहाँ पे हो गया। अच्छा 3 सेट ऑफ पैरेंथेसिस की बात कर लें, तो 3 सेट के लिए क्या हो जाएगा? 3 सेट के लिए कौन कौन सा वैलिड केस है? एक तो ये वाला वैलिड केस है, हाँ या ना, एक वैलिड केस ये हो गया। अच्छा दूसरा वैलिड केस कि एक पैरेंथेसिस अंदर कर लो और फिर एक ऐसे, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। तीसरा केस ये हो जाए, सेम इसको शिफ्ट करा दो, तो ये भी वैलिड केस है, ठीक है। तीसरा केस 2 ओपन पैरेंथेसिस अंदर रख लो, ये भी वैलिड केस है। अच्छा थर्ड केस सारे को क्लोज क्लोज क्लोज, सो दिस आर द पॉसिबल केसेस। तो ये 5 वेज है, ठीक है। तो सिमिलरली अब फिर से एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, 1 2 5 चल रहा है एंड दिस गोज ऑन। क्या लग नहीं रहा कि ये कैटेलन नंबर आएगा? क्यों? ऊपर वाले केस में देखो, पहले क्या आया था? पहले आया था 1, फिर आया था, पहले आया था 1, फिर आया था 2, फिर आया था 5, फिर आया था 14 और फिर क्या आया था 42। सो दिस इज़ वैलिड फॉर दिस ऑल्सो। सो 1 2 5 14 42 एंड गोज ऑन अगेन। दिस आर व्हाट, दिस इज सम कंटिन्यूएशन, ठीक है, ये कुछ कंटिन्यूएशन चल रहा है किसी भी स्पेशल केस का, ठीक है। इसी को बाद में पता चलेगा कि विल से कैटलन नंबर्स, डन। अच्छा एक और बात, कैटलन नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन करने भी आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम जैसे इससे पहले देखे थे सेट ऑफ पैरेंथेसिस और पिछले क्वेश्चन को एनालॉजी लगा सकते हैं क्या? सेट ऑफ पैरेंथेसिस एंड सर्कल क्वेश्चंस, सर्कल सेटिंग, क्या एनालॉजी है? बिल्कुल है एनालॉजी। कैसा एनालॉजी रहेगा? सो लेट्स सी नाउ, लेट मी मेक सम ऑफ द सर्कल्स। सपोज 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 4, ठीक है। मान लो 4 केस और कुछ एक और केस अगर मान लो ले लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स सी अनदर वन। हाँ तो एनालॉजी है, किसके लिए देख रहे हैं? 3 पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देखते हैं, 3 पेयर, ठीक है। 3 पेयर के लिए कितने मूव्स थे? 5। सो कैसे कैसे ले सकते हैं? तो ऐसा मान रहे हैं कि इसको कॉरस्पॉन्डिंग हैंडशेक से देखेंगे, मतलब जैसे सपोज यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज A B C D E F। सो A goes with F, B goes with E and C goes with D, ठीक है। तो इस पैरेंथेसिस को कैसे बोलेंगे कि A B C, मतलब A B और C तीनों ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। अब C किसके साथ क्लोज हुआ है? तो D के साथ, सो दिस इज D। फिर E किसके साथ क्लोज हुआ? तो B के साथ, और फिर F, डन। ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा सिमिलरली और क्या अरेंजमेंट हो सकता है? फिर से वही है, A, दिस इज B, समवेयर C, समवेयर D
ई एंड एफ। अच्छा, अगला अरेंजमेंट क्या होगा कि ए बी के साथ जा सकता है, ए कैन गो विथ बी, ठीक है, सी एफ के साथ और डी ई के साथ। तो फिर से वही हो गया, ए बी के साथ, मतलब ए और बी क्लोज हो रहा है। फिर सी एफ के साथ जा रहा है, तो सी के साथ फिर डी, डी भी ओपन रहने देते हैं, दिस इज सी, दिस इज डी, डी के साथ क्लोज कौन हुआ, ई, फिर कौन हुआ, एफ। ये हो गया। तो एनालॉजी समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डन। अच्छा, अगर मान लो कुछ ऐसा रहा कि सपोज नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, समवेयर इट इज सी, समवेयर इट इज डी, नाउ दिस इज ई, दिस इज एफ। अब हम कह रहे हैं कि बी सी के साथ पेयर हो रहा है, ए डी के साथ, ई एफ के साथ। तो अब इसको हम पैरेंथेसिस में कैसे एनालॉजी लगाएंगे, ए ओपन है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख लो। तो ए क्या है, ए को ओपन रखते हैं, फिर बी भी ओपन है, सी क्लोज हो गया, फिर ए डी के साथ ये क्लोज हो गया, डी वाला क्लोज, फिर ई कहाँ है, ओपन, फिर एफ क्लोज। सो डन, दिस द एनालॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, हाउ मेनी 10 स्टेप पाथ्स आर देयर, ठीक है, फ्रॉम 0,0 to 5,5 ऑन द ग्रिड बिलो, ठीक है, ये ग्रिड दे रखा है। अब इसमें हमको 0,0 से 5,5 के लिए ग्रिड पाथ खोजना है, ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट। तो अगर ये देखा जाए कि जो मेन लाइन है जिसको हम डायगोनल लाइन बोलेंगे, मतलब अगर हम ऐसे ज्वाइन करें, इच पाथ ऐसा जाता हो या लगभग, मतलब इफ आई ज्वाइन लाइक दिस, हाँ ठीक है। सो ये क्या बतला रहा है, मतलब ये सारे ग्रिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका जो अगला हाफ पार्ट होगा उसके नीचे वाला पार्ट है, मतलब दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का आधा वाला पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है। सो बात वही है कि अगर ऐसा रहता, मतलब एक तरीका तो हम इसका ये कह सकते थे डायरेक्ट कि क्या, कि हाउ मेनी 10 स्टेप पाथ्स है। तो 10 स्टेप पाथ के लिए मतलब बेसिकली हम ऐसे चल सकते हैं, देखो, या तो हमें पाँच राइट जाना होगा, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 राइट एंड 5 अप वाली केसेस है, ठीक है। कोई भी पाथ आप फॉलो कर लो, यहाँ से मिनिमम 5 राइट और 5 अप जाना ही होगा। जैसे मान लो आप यहाँ से जाते हो, 2 राइट लेते हो, 2 अप लेते हो, फिर 3 राइट लेते हो, फिर 3 अप लेते हो, तो पहुँच जाओगे 0,0 से 5,5। तो मिनिमम तो यही लेना है, 5 राइट और 5 अप। तो आंसर शैल भी क्या होना चाहिए, 10C5। क्यों, टोटल 10 मूव्स हैं, 10 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 10C5 क्या होता है, 10 9 8 7 6 और डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। तो ये हो गया 12, 6 से 2 4, 9 4 36, 36 इंटू 7 कितना हो गया, डैट इज़ 252। अब 252 तो टोटल पाथ है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इसका आधा कर लेते हैं, हाफ इंटू 252, डैट इज इक्वल टू 126, एंड 126 इज द आंसर, बट इट इज़ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि क्वेश्चन को समझे से पहले तुम लोग क्या करें कि इसको हाफ करने का वो गलती नहीं करना है कि टोटल वैलिड पाथ का हाफ कर लेते हैं। वह व्हाट डज इट मीन बाय हाफ करना। फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि ये गलत क्यों है, गलत है, क्यों है गलत, ब्लंडर है एक्चुअली। तो ऐसा क्यों है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको 0,0 से 1,1 जाना है, ठीक है, सपोज मान लो 0,0 से 1,1। तो वैलिड पाथ क्या है, जैसे आप कैसे जा सकते हो, एक तो राइट और अप जा सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो, पहले अप जाओगे फिर राइट। मुझे पता है वैलिड पाथ एक ही है, तो या तो राइट अप है पहुंचने का, या तो अप राइट है पहुंचने का। तो टोटल मूव्स कितना है, टोटल मूव्स 2, टोटल मूव्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो राइट देन अप या फिर अप देन राइट। तो हाफ का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय हाफ,
अरे मतलब ठीक है, एक वैलिड पाथ है ना, तो यहाँ पे हाफ इंटू टू क्या करोगे 1। बट व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, क्या इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि एक पाथ गलत है जाने का? हाँ ना, ना, दिस इज़ नॉट द करेक्ट एनालॉजी, दिस इज़ नॉट द वे डैट वी डू इट कि पाथ 1 वैलिड वे है और पाथ 2 इनवैलिड वे है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स से ऊपर नहीं जाने का तरीका वो है। अगर हम हाफ करते हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू डू इट। क्यों? जैसे एक सिंपल सा बात समझो, मान लो, चलो ठीक है, अगर इस एग्जांपल को हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कैसे करते हैं, लो 0,0 से 3,3 जाना है। ठीक, कैसे जाना है? तो वही पाथ, मतलब पाथ कैसा होना चाहिए, देखो ये मान लेते हैं ये कहीं पे 1,1 है और ये कहीं पे 2,2 है। ठीक है, सो व्हाट आर द वैलिड वेज टू गो? तो तुम कहोगे कि सर, या फिर चलो इससे भी छोटा मानते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, बड़ा हो गया, 0,0 से 2,2 पे आ जाओ, तो जाने के कितने रास्ते हैं? तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? तुम कहोगे सर वैलिड रास्ता खोजते हैं, तो टोटल क्या है सर, 2 राइट और 2 अप तो पहुंचना ही पड़ेगा, 2 अप, तो 4 में से कोई भी 2 सिलेक्शन करने हैं, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 6 वेज। लेकिन 6 में से अगर आपका आंसर ऐसा होगा हाफ इंटू 6, सर 3 वैलिड वेज है ना, देर इज़ नो 3 वैलिड वेज, एक्चुअली 2 ही वैलिड वे है। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? खुद देख लो कैसे काउंटिंग गलत हुआ। वैलिड वेज कौन होगा? या तो ऐसा लिख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स था बच्चों, या तो आपके पास 2 राइट 2 अप है, मतलब राइट राइट अप अप लो। अच्छा, या तो फिर राइट अप लो, राइट अप, बाकी सारे इनवैलिड मूव्स हैं, तो ये दोनों करेक्ट मूव है। तो यहाँ तो 1/3 इंटू 6 हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 ही वेज हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलत है हाफ करना। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इज टोटली इनवैलिड, दिस कंसेप्ट इज टोटली इनवैलिड कि टोटल निकालेंगे और हाफ कर देंगे एंड आंसर आ जाएगा। और उसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हाफ क्यों नहीं होगा। बात तो वही है कि y इक्वल टू एक्स से नीचे जाना है, लेकिन तुम देखो इनवैलिड पाथ कैसे हुआ, यहाँ पे हाफ करने का कोशिश करे लेकिन 3 वैलिड वेज है जबकि है 2 ही वैलिड वेज। ठीक है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द वे। तो इसमें से इनवैलिड पाथ कौन कौन से हो गए? अगर तुम देखो, पहले अप नहीं जा सकते, अप जिसमें भी पहले जाओगे, या फिर इनवैलिड मूव्स कौन हुए थे जिसमें पहले आप अप गए या फिर राइट जाने के बाद 2 बार अप चल गए। तो ये दोनों मूव्स जैसे अप राइट राइट अप, ठीक है, ये मूव्स इनवैलिड हो जाएगा। राइट अप राइट, ये भी इनवैलिड मूव्स हो गया। अच्छा, और कौन सा इनवैलिड मूव होगा? अप राइट, ठीक है, ये भी इनवैलिड मूव्स होगा। ये 3 इनवैलिड मूव्स हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अप गए तो y इक्वल टू एक्स को क्रॉस कर गए। ठीक है, तो बस यही बताना था कि हाफ जो करना है वो तरीका गलत है। ठीक है, डूइंग हाफ इज़ रॉन्ग। तो फिर करेक्ट वे क्या होगा? करेक्ट वे ऐसा है कि यू हैव टू काउंट। सो हाउ वुड यू काउंट? मान लो 0,0 से आपको 1,1 जाना है, तो कितना तरीका होगा? इसमें तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, एक राइट फिर अप, राइट अप। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये बच्चों 0,0 से 2,2 है। ठीक है, दिस इज़ 1,0, दिस इज़ 2,0, दिस इज़ 2,1 एंड 2,2, बीच में क्या आएगा? ये y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे 1,1 आएगा। सो व्हाट इज़ वैलिड मूव? वैलिड मूव यहाँ पे क्या होगा? राइट राइट अप अप। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है? राइट अप, दिस टू आर वैलिड मूव्स। ठीक है, तो इसमें कितना तरीका हो गया? 1 वे। इसमें कितना तरीका हो गया? 2 वे। अब पहुंचना है 0,0 से 3,3। सो 0,0 से कहाँ पहुंचना है? समवेयर। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं या फिर एक्सटेंड दिस, 0,0 से 3,3, तो दिस इज़ 0,0, कहीं पे 3,3। हाउ मेनी पॉइंट्स? 1,0, 2,0, 3,0, 1 2 3, यहाँ पे पहुँचा है। कैसे पहुँचना है? तो y इक्वल टू एक्स से नीचे होना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स से नीचे मतलब ये 1,1 है, ये 2,2 है, दिस इज़ 1,1, दिस इज़ 2,2।
ठीक है। सो व्हाट आर द वैलिड पाथ्स? तो एक तो हम देख लेते हैं राइट राइट राइट, अप अप अप, एक तो वैलिड पाथ ये होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? राइट अप राइट अप राइट अप, ये भी सही है। फिर और क्या वैलिड पाथ होगा? एक बार राइट गए, दो बार राइट गए, फिर दो बार अप गए, फिर राइट गए, फिर अप गए, ये भी वैलिड मूव्स है। ठीक है, उसके बाद राइट गए, फिर अप गए, फिर दो बार राइट गए और फिर अप गए। पहले राइट, फर्स्ट राइट, अप, दो बार राइट, फिर दो बार अप, करेक्ट। ठीक है, अच्छा, फिर ऐसे हो सकता है कि फिर दो बार राइट गए, फिर अप गए, फिर राइट गए, फिर दो बार अप गए, ये काउंट करा है क्या? नहीं काउंट करा है। सो दिस आर द 5 पॉसिबल वेज, ये 5 वैलिड वेज है। ठीक है, 5 वैलिड वेज। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला बार 1 आया, 2 आया, 5 आया, मतलब फिर से कुछ चल रहा है। 1 2 5, आगे कितना आना चाहिए था? 14, फिर 42। सो आई थिंक दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ समथिंग, दिस फॉर्म्स द बेस फॉर कैटलन नंबर्स। एक्चुअली कैटलन नंबर्स का ओरिजिन यहीं से है। अच्छा, जनरेटिंग फंक्शन में मैं कैटलन नंबर्स बता चुका हूँ। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शंस में जो पहला चैप्टर में डिस्कशन करा है उसमें मैंने ये बात बताया है। ठीक है, कि कैटलन नंबर्स का ओरिजिन कैसे होगा। ठीक है, डन। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज फिर से प्रूफ नहीं करूँगा। ओके, ठीक है। सो डायरेक्टली आई विल राइट, सो कैटलन नंबर्स इज डिनोटेड बाय, कैसे? सो फाइनली कैटलन नंबर का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है Cn इज इक्वल टू 1/n+1 2n Cn। प्रूफ मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जनरेटिंग फंक्शन पढ़ो, आपको दिख जाएगा कैटलन नंबर्स कैसे आया था। मैंने 2-3 बार ये डिस्कशन करा है कैटलन नंबर के बारे में, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैटलन नंबर्स का इंट्यूशन कैसे आता है। तो जब C1 रखेंगे, ठीक है, जब C1 रखेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू? C1 विल बी 2C1, कितना होता है? इंटू 1/2, सो डैट इज़ 1। अच्छा, जब C2 रखेंगे तो दिस इज़ 1/3 एंड 4C2, that is 1/3 into 6. Again C3 will be 1/4 into 6C3, that is 1/4 into 6 5 4 और डिवाइडेड बाय 6, तो 4 कट गया, आंसर इज 5। या दिस इज बीइंग वैलिड। तो ये फॉर्मूला होता है कैटलन नंबर्स का, Cn इज इक्वल टू 1/n+1 2n Cn। ठीक है, कैसे आता है, क्या इंट्यूशन है, ये पहले डिस्कशन हो चुका है। तो अब इसका यूजेस क्या है? इसके यूजेस बहुत सारे हैं। व्हाट आर द यूजेस? तो यूजेस ऐसा है कि जब बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन आएगा, अभी जैसे आया था बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या था? ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये ओपनिंग पैरेंथेसिस होता है, ओपनिंग, और ये क्लोज पैरेंथेसिस होता है। आप बस ये याद रखना कि नंबर ऑफ ओपन parenthesis must be greater than equal to number of closed parenthesis while moving left to right। जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये बैलेंस पैरेंथेसिस का क्वेश्चन है, इसमें भी कैटलन नंबर्स लगता है। अरे जैसे ये करे थे जब n इक्वल टू 1 था तो कैसा हुआ था पैरेंथेसिस, मतलब एक सेट था। जब n इक्वल टू 2 हुआ था तो क्या क्या तरीका था? एक तरीका ऐसा था, दूसरा तरीका ऐसा था बैलेंस करने का। ठीक है, सो दिस वेयर द वेज, डन। अच्छा, और कैसे क्वेश्चंस में आएंगे यूज़? जैसे माउंटेन रेंजेस, व्हाट डू वी मीन बाय माउंटेन रेंजेस के क्वेश्चन में? माउंटेन रेंजेस के क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि n अप स्ट्रोक है, n अप स्ट्रोक्स एंड n डाउन स्ट्रोक्स, n अप स्ट्रोक्स हैं और n डाउन स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, दैट ऑल स्टे एबव ओरिजिनल लाइन, एबव ओरिजिनल लाइन। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे n इक्वल टू 1 बोला, ठीक है, 1 मतलब 1 अप स्ट्रोक एंड 1 डाउन स्ट्रोक। तो हमें क्या बनाना है?
माउंटेन रेंज मतलब एक अप स्ट्रोक एक डाउन स्ट्रोक, बन गया। कितना तरीका हुआ? तो एक ही तरीका हुआ, दिस इज़ वन वे। अच्छा, जब n 2 है तो n जब 2 है तो अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक कैसे बनेगा? एक तो ऐसा बन सकता है, ऐसे जैसे पहाड़ बनाते हैं बच्चों, ये और ये। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दो अप स्ट्रोक्स, ठीक है, और दो डाउन स्ट्रोक्स। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अप डाउन। और यहाँ पे क्या हो गया? दो अप दो डाउन। तो फिर से कितने वैलिड वेज हुए? दो वैलिड वे। अच्छा, अगर 3 हो जाए, n इज इक्वल टू 3, तो 3 अप स्ट्रोक हैं 3 डाउन स्ट्रोक, तो कैसे प्रोसीड करोगे? पहला अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, डन। अच्छा, फिर क्या हो सकता है? अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, फिर 2 बार अप स्ट्रोक्स, फिर 2 बार डाउन स्ट्रोक्स, चलेगा। नेक्स्ट तीसरा क्या हो सकता है? 2 बार अप स्ट्रोक, 2 डाउन स्ट्रोक, फिर एक अप स्ट्रोक, फिर डाउन स्ट्रोक, ये भी वैलिड केस है। अच्छा, फिर अगर तीनों बार अप स्ट्रोक लगा दो, 3 बार डाउन स्ट्रोक लगा दो, ठीक है, ये भी वैलिड मूव्स है, दिस आर वैलिड मूव्स। अच्छा, और क्या हो सकता है कि मान लो 2 अप स्ट्रोक लगाए, एक डाउन स्ट्रोक, फिर एक अप स्ट्रोक, फिर 2 डाउन स्ट्रोक, ये भी वैलिड केस है, ठीक है। मतलब हमें पहाड़ बनाना है, सिंपल सी बात है। तो जब n 3 था तो कितने केस हुए? 5 केस। सो फिर से ये क्या लग रहा है? 1 2 5, अगेन दिस फॉर्म्स कैटलन नंबर। अच्छा, डाइक पाथ, ठीक है, डाइक पाथ, जिसको वही क्या कहते हैं? डायगोनल अवॉइडिंग पाथ्स। अभी जो ऊपर में करा था 0,0 से 5,5 तक, सो डायगोनल अवॉइडिंग पाथ, ये क्वेश्चन भी कहाँ से बनते हैं? दिस क्वेश्चन ऑल्सो फॉर्म्स बेसिस ऑफ कैटलन नंबर्स, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मेशन ऑफ कैटलन नंबर्स, ठीक है। सो अच्छा, इसको IIT वाले बच्चे कैसे करते हैं? बेसिकली इफ़ दे डोंट नो कैटलन नंबर्स दे प्रोसीड विद द केसेस। बट बच्चों, अगर आप IO कैम की तैयारी कर रहे हो, आपको आता है कैटलन नंबर्स, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक लाइन में फ्रेम करके और निकल जाओगे, ठीक है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग इन जूनियर क्लासेस फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन, अच्छा ये AIME का क्वेश्चन है, 1993 AIME, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू AIME क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 3 नंबर्स A1 A2 A3 आर ड्रॉन रैंडमली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट, ठीक है, ओके, बिना रिप्लेसमेंट के, 1 2 3 से लेके 1000 तक, ठीक है। 3 अदर नंबर्स B1 B2 B3 आर then drawn randomly and without replacement from the remaining set of 997 numbers, ठीक है। Let P be the probability that after suitable rotation a brick of dimension A1 into A2 into A3 can be enclosed in a box of dimension B1 into B2 into B3 with the sides of the brick parallel to the sides of the box, ठीक है। P is written as a fraction in lowest terms. What is the sum of the numerator and denominator? Nice question, nice। अब कहा क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचो। इसने क्या रखा है कि हमें पहले 3 नंबर चाहिए A1 A2 A3, फिर 3 नंबर और चाहिए B1 B2 B3, ठीक है। मतलब 3 नंबर निकालेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, फिर 3 नंबर निकालेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। कह रहा है कि कुछ रोटेशन के बाद ऐसा होगा कि जो ब्रिक का डायमेंशन होगा वो बॉक्स के अंदर घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करना है। सो हाउ वुड वी डू इट? हाउ वुड वी डू, क्या तरीका है इसको करने का? तो सिंपल सा बात है, हम ऐसा मान रहे हैं, पहला हम ऐसा मान रहे हैं कि मान लो 1000 टोटल नंबर है, उसमें से 6 निकालना है। तो 6 निकालना है मतलब कितना हो गया? 1000 C 6। पहला तो चूज़ करना है। अच्छा, चूज़ किसको करना है? हम ऑर्डर कर देते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, ये चूज़ करना है सेट से, ओके। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों ऐसा कहा गया है कि A1 A2 A3 शैल बी इंक्लोज्ड इन द बॉक्स ऑफ डायमेंशन B1 B2 B3, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। तो अब क्या केसेस हो सकता है? सो व्हाट आर द केसेस? सो पहला केस तो ऐसा हो सकता है कि A1 A2 A3 और B1 B2 B3 ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर ऐसा केस हो सकता है कि A1 A2 लिख दिए, फिर B1 आ गया,
ठीक है, फिर A3 आया और फिर B2 B3 आया, ये भी तो हो सकता है केस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब भी तो बॉक्स के अंदर ब्रिक एकोमोडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B1 का जो डायमेंशन है वो A1 A2 से तो बड़ा है। ठीक है, तो रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं मतलब कैसे भी घुमा के ये डायमेंशन तो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका है, क्या हम कह रहे हैं कि A1 A2 डाल दो, फिर उसके बाद B1 B2 डाल दो, फिर A3 डालो और फिर B3। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वैलिड मूव्स। ट्रू। क्यों? किसी तरह रोटेट करके B1 B2 B3 के अंदर तो A1 A2 A3 का डायमेंशन घुस ही जाएगा, हाँ या ना? तो पहला केस वैलिड, सेकेंड केस, अच्छा सेकेंड केस ये तो सेम ही लिख दिए हैं, ये दोनों सेम है, वन एंड सेम, तो सेकेंड केस वैलिड, फर्स्ट केस वैलिड, सेकेंड केस वैलिड, थर्ड केस वैलिड। सो व्हाट विल बी द फोर्थ केस? क्या ऐसा हो सकता है क्या? A1 B1 फिर A2 A3 और B2 B3। यस, दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ ऑल्सो ए पॉसिबल केस। ठीक है, सो अगेन अब ये पॉसिबल केस है, तो और क्या हो सकता है? और ऐसा हो सकता है कि A1 B1 आया था, फिर A2 B2 आया था, फिर A3 B3 आया था, ये डायमेंशन भी तो वैलिड केस है। ठीक है, डन। इससे ज़्यादा वैलिड केस नहीं होगा। ठीक है, डन। सो हाउ वुड वी प्रोसीड नाउ? अब हम कह रहे हैं कि 1000 में से कोई भी 6 चूज़ करो। अब A1 A2 A3 अपने में क्या है, ये दिस इज़ यू कैन से कि दिस आर 3 डिफरेंट एज, तो 3 डिफरेंट एज कैन बी रोटेटेड themselves in 3 factorial ways and B1 B2 B3 कैन रोटेटेड with 3 factorial ways। तो इसका 6 वेज है घुमाने का, इसका 6 वेज है घुमाने का। ठीक है, डन। तो टोटल कितने हैं? टोटल वैलिड टपल्स। ठीक है, मैंने इतना केस लिख दिया। अब इसमें और भी केसेस, मतलब परम्यूट तो कर ही सकते हैं ना। परम्यूट करने का मतलब है A1 के जगह आप A2 ला सकते हैं, A2 के जगह A3, क्योंकि इसने कहा है कि रोटेट कर सकते हैं ब्रिक या बॉक्स को। तो चाहे आप A1 लाओ, चाहे A2 लाओ, चाहे A3 लाओ, सो एवरीथिंग कैन बी परम्यूटेड। तो A1 के परम्यूट करने का 6 तरीका है एज का, और B का परम्यूट करने का 6 तरीका है। सो टोटल वैलिड टपल्स कितने हो जाएंगे? 1000 में से कोई भी 6 चुन लो, 5 वैलिड वेज एक तरीके का, और अंदर में परम्यूट कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 × 6। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कह लो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो 1000 में से कोई भी 6 चुनने का तरीका है। ठीक है, आउट ऑफ 1000 एनी 6 हैज़ टू बी चूजन। तो कितना हो गया? 1000 C6। ठीक है, अच्छा, और रिक्वेस्टेड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? अब 1000 C6 ये हो गया चुनने का तरीका, और सजाने का तरीका कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल। सो दिस आर द वैलिड वेज। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, ये कट गया 20, 5 से 4, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? दैट इज़ 1/4। सुपर। देखो क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था, बट इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 10th का कंसेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकाले? 1000 में से कोई भी 6 चुनो, और 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, डन। अच्छा, लेकिन वाई आई एम सेइंग लाइक दिस? I think alternatively it can be solved even by Catalan numbers. So this has alternative solutions known as Catalan numbers. Superb. Catalan number से कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेट x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन x5 ग्रेटर देन x6, ये मान लिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई xi एक नंबर चुन रहे हैं, ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि अगर ये लार्जर डायमेंशन, अगर ये बॉक्स में है, ठीक है, या ब्रिक में है, जिसमें भी है, तो इससे पहले उतना चीज़, उतना मतलब नंबर्स होना चाहिए इससे। जैसे मतलब क्या कह रहे हैं हम? सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर 6 टोटल नंबर्स हैं, ठीक है, आप जिसमें से कोई भी चुन रहे हो, ये डायमेंशन है बॉक्स और ब्रिक का,
तो तरीका कितना होना चाहिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कह सकते हैं सी एन, एन कैटलाइन नंबर 1/n+1 दैट इज 2n Cn। नाउ व्हाट इज 2n Cn हियर, तो n क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग सेक्शंस। कैसा, वही माउंटेन वाला क्वेश्चन, सेक्शंस लाइक माउंटेन में क्या था, अप हिल और डाउन हिल। सो यहाँ भी हम क्या मान रहे हैं कि जो भी कंडीशन होगा हर का एक पेयर, जैसे मान लो अगर बॉक्स का डायमेंशन मान लो ऐसा रहता, मान लो तुमको एक नंबर चुने जैसे 5, तो 5 अगर है किसी बॉक्स का, अगर तुम डायमेंशन चुन रहे हो 5 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम उससे पहले वाले सेट में उससे एक छोटा नंबर तो होना ही चाहिए। अरे अगर मान लो बॉक्स के लिए तुमने 5 चुना, तो 5 ही अगर सबसे छोटा हो गया तो वो बॉक्स में थोड़ी जाएगा, तो उससे कम से कम एक छोटा नंबर तो ब्रिक में होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेयर अप जब करेंगे तो कितने पेयर्स बनेंगे ऐसे, तो 2-2 का पेयर बनेगा जोड़ा, तो टोटल नंबर कितने चुनने हैं, 6 में से अगर 2 का जोड़ा बन रहा है तो टोटल कितने हो गए, दैट इज 3 पेयर्स। ठीक है, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो बेसिकली अगर कैटलाइन नंबर निकालना है तो कितना हो गया, 1/n+1 दैट इज 4 × 6c3। ठीक है, 1/4 × 6c3 डन। अब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 × 6c3। अब चुनना कैसे है नीचे में, तो नीचे में हमें क्या चुनना है, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे करेंगे, पेयर का सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर एक बड़ा है तो एक छोटा होना ही चाहिए, तो 6 में से 3 चुन लिए, सो आंसर विल बी 1/4। सो दिस इज ऑल्सो द वे डैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो बनेंगे, एक दो और टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सपोज पॉलीगन ट्रायंगुलेशन का क्वेश्चन आता है, पॉलीगन ट्रायंगुलेशन व्हाट डज इट मीन। पॉलीगन ट्रायंगुलेशन के केस में, ट्रायंगुलेशन इस केस में क्या रहता है, एक रेगुलर पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन जिसका n+2 साइड्स होगा, n+2 साइड्स। ठीक है, और करना क्या है, वेज टू डिस्ट्रीब्यूट पॉलीगन इनटू ट्रायंगल्स such that no diagonal overlaps, no diagonal crosses कह लो, crosses और overlap जो कहना है, no diagonal crosses। so how would we do it, अब ये कैसे होगा, so इसका ही मतलब क्या है, सिंपल कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तो एक ही तरीका हो सकता है, वन वे, ये तो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रायंगल में। अच्छा, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है रैंडम, मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, सो रेगुलर पॉलीगन मान लो चलो स्क्वायर ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक तरीका तो ऐसा है डिस्ट्रीब्यूट करने का एक डायगोनल से, वन वे। व्हाट इज़ द सेकेंड वे, सो सेकेंड वे कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी सेकेंड वे विल बी लाइक दिस, अपोजिट तरीका। सो दिस इज द सेकेंड डायगोनल, तो यहाँ पे 2 वेज हो गया। ठीक है, अब जब ये n 3 था, मतलब पॉलीगन पहला तरीका, फिर पॉलीगन के लिए n+1 की बात कर रहे हैं ना, तो n+1 इस केस में कितना था, 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगेन एक पॉलीगन है, मान लो अब पेंटागन आ गया, नाउ देयर इज एन पेंटागन। अब पेंटागन को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो एक तरीका तो ऐसा होगा कि इस दोनों को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सेकेंड तरीका और क्या होगा, सेकेंड मान लो, सो दिस इज़ ए पॉलीगन, नाउ हाउ डू वी से, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी को शिफ्ट करा सकते हैं। कैसे शिफ्ट करा सकते हैं, तो एक केस तो ऐसा हो जाएगा, तुम खुद सोचो, ABCDE है, मैं कह रहा हूँ कि कैसे कैसे ट्रायंगल्स में फॉर्मुलेट करा जा सकता है, तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, अगर और तरीका देखा जाए, मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखो 5 साइड्स हैं,
तो 5 वेज कैन बी टेकन, मतलब एक बार ए बी डी लो, एक बार ए बी डी लो, एक बार बी सी के साथ अपोजिट वाला ई ले लो, ठीक है, एक बार सी डी के साथ ए ले लो, एक बार डी के साथ बी ले लो, और ई ए के साथ सी ले लो। हो गया 5 तरीका, 5 वेज। तो ये भी क्या हो गया, दिस इज अगेन 1 2 5, नेक्स्ट विल बी 14। तो ये भी कैसे बनेगा, कैटलन नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक हो सकता है, मान लो ऐसा है कुछ, हैंड्स अक्रॉस टेबल्स, हैंड्स अक्रॉस टेबल्स। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है मान लो 2n पीपल जो है वो बैठे हैं किस तरफ, सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ये मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, कितने तरीके से, ठीक है, शेक हैंड्स कर सकते हैं सच दैट नन ऑफ द आर्म्स क्रॉस ईच अदर। ऊपर में कर रहा था सेम क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी कैसे होता है, नन ऑफ द आर्म शैल क्रॉस, और क्या करना है, शेक हैंड्स, ठीक है, शेक हैंड्स करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या तरीका होता है सर्कुलर टेबल में, वो तो हम लोग देख चुके हैं। 2 के लिए क्या था, एक तरीका, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर होता नहीं है, तो फिर 4 लोग थे, 4 लोग में 2 तरीका था, एक तो ऐसे वाला हो सकता है या फिर ऐसे वाला हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीका इसके लिए, 2 तरीका इसके लिए, फिर अगला क्या था 5, एंड नेक्स्ट 14, फिर 42, एंड दिस गोज ऑन। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एक बाइनरी ट्री से होते हैं। अब देख लो कैटलन नंबर सिर्फ इकलौता कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो दिस बाइनरी ट्रीज क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रूटेड बाइनरी ट्रीज, और विथ एन इंटरनल नोड्स। अब ये एन इंटरनल नोड्स का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देख लो कि रूटेड बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है। जैसे रूटेड बाइनरी ट्री ये एक अरेंजमेंट है, रूटेड बाइनरी ट्री, ठीक है। ये बेसिकली आपको कहाँ पे मिलेगा, ग्राफ थ्योरी में, बट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे अरेंजमेंट करते हैं। इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, जिसको हम लोग नोड्स बोलते हैं, ठीक है, यही है नोड, पॉइंट्स नोड्स, एंड लाइंस कनेक्टिंग देम, ठीक है, वेयर देयर इज ए स्पेशल नोड। अब ये स्पेशल नोड क्या है, वेयर देयर इज अ स्पेशल नोड, ठीक है। तो स्पेशल नोड कौन है, रूट, जिसको रूट बोलते हैं, इसीलिए रूटेड बाइनरी ट्री नाम है। एंड एज यू डिसेंड फ्रॉम द रूट, अगर आप डिसेंड कर रहे हो रूट से, ठीक है, तो होगा क्या इसमें, व्हाट एल्स हैज़ टू बी देयर, या तो 2 लाइंस कनेक्ट होंगे, देयर आर आइदर 2 लाइंस गोइंग डाउन, ठीक है, 2 लाइंस नीचे जाएंगे, या फिर 0 और 0, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरनल नोड्स, तो इंटरनल नोड्स आर द ones that connect to 2 nodes below, ठीक है, 2 नोड नीचे हो, ओके। सो हाउ डू वी डू दिस, तो मान लो जैसे इसके लिए तो कुछ नहीं, यहाँ तो बस एक नोड है, स्पेशल रूट है, ठीक है, एक ही है। तो अगर मान लो ऐसा नोड्स दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, ये मेन रूट, नीचे जाने वाले लाइंस ऐसे, फिर उसके बाद क्या होगा कि मान लो फिर एक नोड, अब यहाँ से 2 लाइन गए नीचे, फिर यहाँ से मान लो एक नोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये 2 लाइन नीचे, ठीक है, एक तरीका ऐसा हो गया। लेकिन ये भी तो नोड है, जैसे इसको ए माने, इसको बी, अभी बी से एक्सटेंशन निकला, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए से एक्सटेंशन निकले, नाउ दिस इज ए, अब ए से एक्सटेंशन क्या निकल सकता है, 2 जगह पे, ठीक है, डन। तो एक तो ये तरीका हो गया। सो यहाँ पे कितना तरीका था, 1 वे, यहाँ पे कितना तरीका हो गया, 2 वेज, ठीक है, डन। तो सेम कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हैंडशेक हो रही थी तो एक हैंडशेक यहाँ हो रहा था, फिर 2 हो रहा था 4 केस के लिए। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो स्पेशल रूट है, बाकी नोट्स कैसे हैं, तो ये तो स्पेशल रूट है, नोट्स कैसे हैं 2, नोट्स कैसे हैं 4, फिर इसी तरह क्या हो जाएंगे, नोट्स अगर 6 हो गए
तो 6 के केस में कैसे बनेगा? तो सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि ये स्पेशल रूट यहाँ से नोड गया, फिर नीचे और फिर एक बार नीचे, ये बन सकता है। ठीक है, एक केस ऐसा। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस ठीक इसका उल्टा हो सकता है। यहाँ से नोड है, ये एक्सटेंड करा, ये एक्सटेंड करा, अब यहाँ से भी दो तरीके से एक्सटेंड करेगा, ये और ये। ठीक है, सो अगेन अब यहाँ से भी फिर नीचे जाएगा या फिर ऐसे एक्सटेंड करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ सेकेंड वे। अच्छा, और क्या हो सकता है? ये एक लाइन गया, यहाँ से एक लाइन बन गया। अब इस नोड से एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कर सकते हैं ऐसे और नीचे, और इस नोड से भी एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है? ये नोड है, फिर इस नोड से कहाँ? नीचे एक्सटेंडेड, फिर कहाँ से? यहाँ से नीचे एक्सटेंडेड। एक स्पेशल नोड था, 1 2 3 4 5 6 नोड्स अलग से हो गए। ठीक है, सो यहाँ भी कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 तरीके, तो 5 होना चाहिए। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? ये रहा नोड, यहाँ से एक्सटेंशन, फिर क्या कर सकते हैं? एक ऐसे एक्सटेंड हुआ, इधर एक्सटेंड हुआ, और क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक्सटेंड कर दो, हो गया 5 तरीका। तो टोटल कितने तरीके हैं? 5 वेज, यही 5 वे आएगा अगर ये कंडीशन को मेंशन करा जाए। ठीक है, डन। अच्छा, इसमें और क्या हो सकता है? एक और केस आ सकता है बच्चों कि इस बार प्लेन रूटेड ट्रीज हो। ठीक है, दैट इज़ प्लेन रूटेड ट्रीज। अब ये प्लेन रूटेड ट्रीज कैसा होगा? सो बाइनरी ट्री के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट अ नोड, एक नोड जो है कैन हैव एनी नंबर ऑफ सब नोड, कैन हैव एनी नंबर ऑफ सब नोड्स, कितने भी सब नोड्स हो सकते हैं, नॉट जस्ट टू। ठीक है, दो नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे मान लो 0 एज है, 0 एज, तो उसके लिए क्या होगा? डॉट। अगर एक एज है तो उसके लिए कैसा होगा? सो ये हो गया एक एज। अगर दो एजेस हैं तो दो एजेस मतलब कैसे ज्वाइन हो सकता है? या तो ऐसे और या फिर ऐसे, दो एजेस। ठीक है, अगर 3 एजेस हैं सो ये कैसे ज्वाइन होगा? अब 3 एज का मतलब मैं 3 डंडी की बात कर रहा हूँ। मान लो ये 1, ये 2 और ये 3 एज ज्वाइन हो गया। अच्छा, और कैसे ज्वाइन हो सकता? 1 2 3 हो गया। मतलब इसमें तो कोई फिक्स नहीं है कि कितने नंबर ऑफ वो जाएंगे, नोड्स एक्सटेंड होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से। सिमिलरली ये दोनों सिमिलैरिटी। अच्छा, फिर ऐसा, ठीक है, एक्सटेंड हो गया। नेक्स्ट ये एज है, ये एज है, ये एज है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एज। हो गया प्लेन रूटेड, डन। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर सच दैट द डिजिट्स एज रीड लेफ्ट टू राइट आर नॉन डिक्रीजिंग एंड दैट द ith डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज एट मोस्ट i। जैसे नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? मतलब या तो सेम रह जाए या तो इंक्रीज करे। मतलब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब सेम या इंक्रीज करे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? आई डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इज एटमोस्ट आई। मान लो ये थर्ड डिजिट है, सपोज ये थर्ड डिजिट है, तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं? इस पे हम लिख सकते हैं 0 1 2 और 3 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस द मीनिंग ऑफ इट। तो ये कैसे निकालेंगे? अब एक काम करते हैं कि 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर्स हैं, तो 5 डिजिट्स अगर नंबर है तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हर स्पॉट के लिए कुछ ना कुछ नंबर होगा। ठीक है, अब एक बात सोचो, मैं पहले 2 डिजिट के लिए लेता हूँ। क्या बनाने हैं? एस डिजिट पर नॉन डिक्रीजिंग एंड। अच्छा, मान लो सपोज शुरुआत करते हैं फिर से, 1 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 1 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? सिर्फ 1 ही हो सकता है। क्यों? पहला डिजिट पे तो 1 आएगा, 1 0 से 9 नहीं होगा, 0 तो पहला सिंगल डिजिट नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या आ सकता है? 1 डिजिट में सिर्फ 1 आ सकता है, 2 नहीं आएगा। अच्छा, अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ठीक है, एक तो हो सकता है यहाँ पे
1 0, दूसरा हो सकता है 1 1, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स एंड 8 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकेंड डिजिट और क्या हो सकता है? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर सच दैट डिजिट एज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है, लेकिन 2 1 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग चाहिए। तो 2 डिजिट के लिए कितने नंबर्स हुए? 2, सो दिस इज 2। अगेन अगर 3 डिजिट की बात करें तो हाउ मेनी केसेस कैन बी देयर? अच्छा, 3 डिजिट पहले बन कैसे कैसे सकता है? अब देखो सिंपल सी बात है कि टोटल 10 डिजिट है हमारे पास, एक रेस्ट्रिक्शन है 0 आगे नहीं होगा, तो कितने केसेस ऐसे बन सकते हैं पहले ये सोचो। 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? मैं इसको 2 पार्ट में कर रहा हूँ। एक पार्ट में तो 0 यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर 0 यहाँ पे फिक्स है, और क्या बोला है? अच्छा, ये रिपीटिंग भी हो सकता है। अगर रिपीटिंग होगा तो कितने केसेस बन जाएंगे? अगर 0 यहाँ पे आ गया तो बेसिकली फिर से 0 यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कितने केस हो सकते हैं? 9, ठीक है। तो टोटल 3 डिजिट नंबर बनेंगे कैसे 10 डिजिट से? तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 3 डिजिट नंबर होते कितने हैं, डायरेक्ट कह लो ना, 999, 100 से लेके 999 तो 900। लेकिन क्या इतने काउंटिंग करने हैं हमें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, 3 डिजिट में उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। पहला, ये 0 से शुरू हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ये 0 से शुरू होगा नहीं तो इसका मतलब ये 1 से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 से हो नहीं सकता। तो अब बेसिकली सिर्फ यही दोनों के लिए बचा। अब ये सेकेंड डिजिट है, तो यहाँ पे खुद सोचो, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता क्योंकि डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब ये थर्ड डिजिट है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है और 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। 3 केसेस तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 2 या 3 आ सकता है। 2 केसेस इसमें हो गया, तो 5 केस हो गए इसके। तो फिर से देखो पैटर्न, 1 2 5, अगर 4 डिजिट का निकालोगे तो यू विल फाइंड 14, सो दिस ऑल्सो एज्यूम्स दैट दिस इज ए कैटलन नंबर। तो अगर 5 के लिए बोलें तो 5 के लिए क्या होता था? C5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैटलन नंबर? सो दैट इज C5, सुपर। C5 इज व्हाट? 42, ठीक है। सो क्या होता है कि हमें पैटर्न पकड़ना होता है। अगर पैटर्न दिख गया 1 2 5, आप 4 डिजिट का भी निकाल सकते हो। 4 डिजिट वाले केसेस में क्या होगा सोचो। अगर हम पहला केस देखें तो यहाँ तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ तो 1 ही होगा। अब देखो इस केस के लिए क्या हो सकता है? मान लो सपोज एक केस लेते हैं, यहाँ पे 1 जब लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों हो सकता है, ठीक है। अब सोचो अगर यहाँ 1 हुआ, देखो अलग अलग केस बता देता हूँ। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ अगर 1 हुआ तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों हो सकता है, क्यों? नन डिक्रीजिंग भी हो गया, काम हो गया। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर 2 हुआ तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 हो सकता है। अच्छा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ अगर 3 हुआ तो यहाँ पे 3 4 हो सकता है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4, तो यहाँ पे 4 ही हो सकता है, ठीक है। ये केस हो गया। अच्छा, अब 2 वाली बात करें तो टोटल कितने केस हुए हमारे? 4 केस यहाँ, 3 केस यहाँ और 2 और 1, तो टोटल 10 हुए। अब 2 अगर यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे 2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा है कि फर्स्ट डिजिट में या तो 0 या तो 1, 0 तो लेगा नहीं, तो फर्स्ट डिजिट हमेशा ही 1 रहेगा। अब आ जाओ यहाँ वाला केस कि इस केस में क्या हो सकता है? ये सेकेंड डिजिट है तो यहाँ पे 2 हो सकता है। अब ये थर्ड डिजिट है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 तो अब होगा नहीं, तो 2 और 3 हो सकता है। तो अगर 2 लेंगे तो कितने केस बनेंगे? या तो ये 4 डिजिट है ना, तो या तो 2 बन सकते, या तो 3 बन सकते, या तो 4 बन सकते। और यहाँ पे अगर 1 लिए, यहाँ 2 लिए और यहाँ 3 लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बन सकते हैं। हो गया, सारे केसेस इंक्लूड हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे 3 तो ले ही नहीं सकते, तो बाकी टोटल कितने केस हो गए? 14 केस, ठीक है। सो फिर से ये कैटलन नंबर का केस बन गया, तो C5 कितना हो गया? 42, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस बनी
अच्छा, ये 2024 का है AMC का क्वेश्चन, दिस इज़ फ्रॉम AMC। ठीक है, इसने क्या कहा कि बज बनी इज हॉपिंग अप एंड डाउन अ सेट ऑफ स्टेयर्स वन स्टेप एट अ टाइम। इन हाउ मेनी वेज कैन बज बनी स्टार्ट ऑन द ग्राउंड, मेक ए सीक्वेंस ऑफ 6 हॉप्स एंड एंड अप बैक ऑन द ग्राउंड? फॉर एग्जाम्पल वन सीक्वेंस ऑफ हॉप इज अप अप डाउन। मतलब क्या कह रहा है कि पहले अप गया फिर अप गया। ठीक है, और क्या बोला, फिर डाउन डाउन एंड फिर अप एंड डाउन, तो फिर से वापस आ जाएगा। पहले अप जा रहा, फिर अप जा रहा, फिर डाउन डाउन, और फिर से अप डाउन। या करेक्ट। तो बोल रहा है कि कितने तरीके से 6 ऑफ बनाए और वापस ग्राउंड पे आ जाए। ठीक है, सो हाउ मेनी चॉइसेस? अच्छा एक बात बताओ, फिर से स्टेयर केस वाला केस लेते हैं कि ठीक है, अगर मान लो एक ही सीढ़ी रहेगा, सो वन स्टेयर, तो वन स्टेयर में तो ज़्यादा केस है नहीं, अप डाउन, अप जाएगा फिर डाउन आएगा, तो एक ही वे है। अच्छा, अगर टू स्टेयर्स है, टू स्टेयर्स, तो कैसा हो सकता है? ठीक है, तो दो स्टेयर्स में कैसा होगा, कितने तरीके हो सकते हैं? मान लो दिस आर द टू स्टेयर्स। ठीक है, पहला सीढ़ी और दूसरा सीढ़ी, तो क्या कर सकता है? पहला तो अप अप डाउन डाउन, वापस आया। अच्छा, फिर क्या कर सकता है इसके साथ? अप जाके डाउन आएगा, फिर अप डाउन। बाकी कोई केसेस हो ही नहीं सकते हैं, सो टू वेज यहाँ पे हो गया। अच्छा, फिर से अब 3 स्टेयर्स अगर लेंगे, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज 3 स्टेयर्स में? और सपोज नाउ तुम्हें ये पैटर्न पता करना होता है कैटलाइन नंबर कैसे लगेगा। तो अगर 3 स्टेयर्स हैं, तो 3 स्टेयर्स के केस में क्या क्या केसेस हो सकता है? तो यहाँ पे अप डाउन 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 ये हो सकता है, फिर अप डाउन ये हो सकता है। सिमिलरली अगर और केस देखें, तो 2 बार अप, फिर 2 बार डाउन, फिर अप और डाउन ये हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है कि पहले अप फिर डाउन, फिर 2 बार अप फिर डाउन, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, वो वापस वहीं पे आ जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ऐसा हो सकता है कि अप डाउन, ऐसा कर सकते हैं 2 बार अप और फिर 2 बार डाउन एंड फिर अप डाउन, ये तो इंक्लूड कर ही दिया मैंने। और क्या हो सकता है बच्चों? यू ही डी डी हो ही गया, ये हो गया, और क्या तरीका है? एक तो ये हो गया, फिर ये हो गया। नाउ व्हाट इज़ मिसिंग अराउंड? मान लो 2 बार अप जा रहे हैं, 2 बार डाउन गए, ये भी तो कर सकते हैं, तो ये तो यहाँ पे इंक्लूड हो ही गया। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, 2 बार अप गए, ठीक, 2 अप, मतलब एक अप 2 अप, फिर एक बार डाउन आ सकते हैं, और फिर 2 बार अप जाके, फिर एक बार अप जाके, फिर 2 बार डाउन आएंगे। या 2 अप, एक बार डाउन आए, फिर एक बार अप आए, फिर 2 बार डाउन। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस। तो ये 5 वेज हो गया। अब तो यही पूछा था मेरे से, 6 सीक्वेंस तो इसी का बन रहा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब जिसको कैटलन नंबर एक बार में समझ में आया वो डायरेक्ट बोलेगा कि सर C3 कितना है? 5 सीक्वेंस। डन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कहा? फाइंड द नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम 0,0 to 5,5 on a Cartesian grid using only unit steps such that never goes line above। ये तो फिर डिस्कस कर ही चुके हैं, ये तो C5 है। डायरेक्ट आंसर कितना होगा? 42। इमेजिन, खुद से करके देखना, जब कैटलाइन नंबर्स नहीं पता होगा, इट विल टेक ए टफ टाइम। या नाउ नेक्स्ट, एट ए पार्टी, क्या बोल रहे हैं? 12 लोग बैठे हैं, ये भी तो कर चुका हूँ। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, दे ऑल डिसाइड टू शेक हैंड्स विथ वन अदर पर्सन एट द टेबल। सबके साथ नहीं करना चाह रहा, सब कोई एक पर्सन के साथ। कैसे कर सकता है ताकि कोई भी हैंडशेक क्रॉस ना करे? तो भाई सिंपल बात है, ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो ए कैटलन नंबर। नाउ इमेजिन इफ यू हैवेंट स्टडीड दिस, इट विल टेक
वेरी मच टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू कंक्लूड, तुम्हें निकालना पड़ेगा बार बार। अब देखो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 12 लोग हैं तो 6 पेयर बनेगा, 6 पेयर। अब 6 पेयर को ऐसे करने का तरीका जिसमें कि क्रॉस ना करे तो C6, और C6 कितना होता है बच्चों, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, वैसे तो पता ही होगा। पहले क्या होता है 1 2 5, फिर होता है 14, फिर होता है 42। अच्छा C5 हमें पता है, C6 कैसे निकालेंगे, 1/n+1 2n/n। तो यहाँ पे पेयर, अब पेयर कितना बना है, तो n क्या है 6, ठीक है। तो C6 कितना हो गया, दिस इज़ 1/7 और 2n मतलब 12 C6। सो दिस इज़ 1/7 इंटू 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो एक 6 तो हम ऐसे ही कटा देंगे, तो 12 11 10 9 8 7, और नीचे कितना हो गया 6 फैक्टोरियल मतलब 720। सो 12 से 60, दिस इज़ 10, 3 3 जा 9, 2 से 2 4 8, ठीक है। सो 7 गेट्स कैंसल्ड एंड व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, 4 3 12 132। अच्छा कैटेलन सीक्वेंस में C6 भी याद रखना, दिस इज़ 132, ठीक है। सुपर सुपर, डन। Some really nice questions of Catalan numbers to end the session with। 4 और 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत मज़ेदार होंगे। जैसे पहला है, एक परमुटेशन है पाई ऑफ द सेट 1 2 3 4 से लेके n तक है, इज कॉल्ड 1 3 2 अवॉइडिंग इफ़ देयर आर नो इंडिसेस I less than j less than k, for which pi of I is less than pi of k is less than pi of j. How many 1 3 2 avoiding permutations of 1 2 3 4 exist? Now an elegant question, awesome। अगर ये आपको पहला बार दिख गया IOQM में तो आई थिंक यू विल लीव इट, ठीक है। बट इफ़ यू हैव स्टडीड कैटलन नंबर्स, इफ़ यू कैन मेक ए सीरीज, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स द क्वेश्चन इज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक परमुटेशन जो है वो 1 3 2 अवॉइडिंग होना चाहिए, कब, जब ऐसा इंडिसेस हो और जब ऐसा परमुटेशन सेट आए। तो एक काम करते हैं हम लोग, फिर से वही करते हैं, बैक एंड से शुरू करते हैं। शुरुआत में क्या करेंगे, n = 1 लेंगे। तो जब 1 लेंगे तो सिर्फ तो एक ही सेट का नंबर आएगा, सेट क्या होगा 1, और 1 के लिए तो क्या होगा, तो A1 जो नंबर है वो 1 होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, n = 2 ले लें। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 1 2 होगा या तो 2 1 होगा। तो इसमें तो 1 3 2 वाला पैटर्न तो बना ही नहीं, तो इसके लिए तो ठीक है, A2 = 2। अब n = 3 है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब n = 3 है तो इसके लिए हम कैसे करेंगे 1 2 3 के लिए। अब बोला क्या है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। अब सपोज़ 1 2 3 है, तो सपोज़ 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए क्या बोला था, देयर आर नो इंडिसेस I J K। एक बार बताओ यहाँ पे I कितना होगा 1, J कितना होगा 2, K कितना होगा 3। तो पाई ऑफ I भी कितना है 1, मतलब I J K ऐसा था, ठीक। तो पाई ऑफ I कितना हुआ 1, पाई ऑफ K कितना है 3, और पाई ऑफ J कितना है 2, पाई ऑफ J इज़ 2। तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि 1 इज़ लेस दैन 3 इज़ लेस दैन 2, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ये तो ओके है। लेकिन अब इसके कितने परमुटेशन बनेंगे, 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स को अरेंज करने के तरीके, 3 फैक्टोरियल = 6। अब ये तो ठीक है, अब आते हैं 1 3 2 वाले में। सो 1 3 2 वाले में क्या होगा, अब यहाँ पे इंडिसेस क्या है, ये किस पोजीशन पे, इंडिसेस कैसे डिटरमाइन हो रहा है, I = 1, J = 2, K = 3। तो यहाँ पे कितना है, सो दिस इज पाई ऑफ 1, पाई ऑफ 1 कितना है 1, पाई ऑफ K कितना है, दैट इज 3। सो पाई और पाई ऑफ मतलब पाई ऑफ K मतलब यहाँ सॉरी, पाई ऑफ K इज़ 2, क्यों I J K, पाई ऑफ 3 की बात कर रहे हैं, तो पाई ऑफ 3 इज़ 2 एंड पाई ऑफ 2 इज़ 3। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, I < J के लिए ये कौन सा 1 3 2 अवॉइडिंग चाहिए था ना, 1 3 2 अवॉइडिंग चाहिए था, तो 1 3 2 अवॉइडिंग करना पड़ेगा ना यहाँ, ये तो 1 3 2 वाला केस आ रहा है ना। सो पाई ऑफ 1 इज़ लेस देन क्या आ रहा है,
पाई ऑफ 3 इज़ लेस देन पाई ऑफ 2, यही तो आ रहा है, तो इसको तो अवॉइड करना है, सो दिस इज़ अवॉइडेड। ठीक है, सो 1 3 2 वाला केस चला गया। अब आते हैं 1 3 2 के साथ नेक्स्ट 2 1 3। तो 2 1 3 में क्या है, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली पाई ऑफ के कितना है और पाई ऑफ जे कितना है, होना क्या चाहिए 1 3 2 अवॉइडिंग के लिए, ये वाला केस होना चाहिए। ठीक है, तो पाई ऑफ के बड़ा होना चाहिए पाई ऑफ आई से, और पाई ऑफ जे बड़ा होना चाहिए पाई ऑफ के से, लेकिन यहाँ पे पाई ऑफ जे कितना है 1, ये तो छोटा है, तो ये तो हम ले सकते हैं 2 1 3, इट्स ऑल ओके। फिर आ जाओ 2 3 1 को देखें। अब 2 3 1 के लिए कंडीशन क्या है, सो बेसिकली आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो पाई ऑफ 3 कितना आ रहा है 1, तो पाई ऑफ 3 वाला तो पाई ऑफ 3 1 है, तो ये तो सबसे, ये तो पाई ऑफ 3 1 है ना, तो पाई ऑफ 3 1 है, लेकिन ये तो दोनों से छोटा हो जाएगा, सो इसका मतलब ये तो सेफ़ है, दिस इज़ सेफ़, इसको तो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ लास्ट 3 1 2 और 3 2 1। अब इसमें से कौन कौन ले सकते हैं कौन नहीं, तो 3 1 2 इसके लिए आई कितना है, आई 1 है, जे कितना है 2, के कितना है 3, तो अब पाई ऑफ के कितना हुआ 3। ठीक है, सो 3 1 2, तो 3 1 2 के लिए क्या हो जाएगा केस, 3 1 2 वाला परमुटेशन ले सकते हैं कि नहीं, पाई ऑफ 1 कितना आया है, पाई ऑफ 1 3 आया है, और पाई ऑफ 2 कितना है 2 है, और पाई ऑफ 3 कितना है, सॉरी पाई ऑफ 2 कितना है 1, और पाई ऑफ 3 कितना है, दैट इज़ 2। तो बोला क्या गया था 1 लेस देन 2, तो पाई ऑफ 1 कितना आ रहा है 3, और पाई ऑफ 2 कितना आया है 1, और पाई ऑफ 3 कितना है 2, तो क्या ये इस फॉर्म का है क्या, इस फॉर्म का तो नहीं है, तो 3 1 2 वाला केस हम ले सकते हैं। अच्छा अगर 3 2 1 वाला देखें तो पाई ऑफ 1 कितना आ रहा है 3, पाई ऑफ 2 कितना आ रहा है, दैट इज़ 2, और पाई ऑफ 3 कितना आ रहा है 1। तो ये दोनों ही केस में क्या होना था कि सबसे बड़ा कौन होना था, पाई ऑफ के, तो मतलब पाई ऑफ 3, लेकिन पाई ऑफ 3 यहाँ तो बड़ा नहीं है, दोनों के केस में ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेफ़ है, दिस टू आर सेफ़। तो अनसेफ कौन सा हुआ, बस ये वाला, बाकी सारे तो केस सही हैं। तो केस सही है, तो A3 कितना आ गया 5। नाउ अगेन कैन यू सी द पैटर्न। ठीक है, A1 1 था, फिर A2 2, फिर A3 5। मैं ये सिस्टमेटिकली कह सकता हूँ कि ये कैटेलन नंबर्स आएगा, तो इसका मतलब A4 कितना हो जाएगा, A4 इज़ 14। अच्छा ठीक है, सो दिस बिकम्स द पैटर्न, बट एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कोई बच्चा मेरे से ये कहेगा सर मान लीजिए आरएमओ का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रूव इट, कि सर जो आपने सीक्वेंस लिया है और या फिर आप जो रेकरेंस का केस लगा रहे हैं, क्या वो कैटलन नंबर्स का केस है या नहीं, क्या पता, हो सकता है 14 के बाद वो रिपीट ना करे, हो सकता है ऐसा। तो हाउ डू वी डू इट, मतलब हाउ टू प्रूव इट, तो वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ रेकरेंस। अब यहाँ पे हम रेकरेंस लगा सकते हैं। अब रेकरेंस लगाएंगे कैसे, सोचो, इसने बोला क्या है, पाई क्या होना चाहिए 1 3 2 अवॉइडिंग परमुटेशन होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या एनालॉजी यहाँ पे काम करेगा। 1 3 2 अवॉइडिंग परमुटेशन किसके लिए, ऑफ 1 से लेके n तक के लिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, सपोज ऐसा करते हैं, सपोज लार्जेस्ट एलिमेंट जो है, लार्जेस्ट एलिमेंट दैट इज n, ये पोजीशन k पे है, इज एट पोजीशन k पोजीशन पे है। ठीक है, मतलब पाई ऑफ k इज इक्वल टू n, लार्जेस्ट एलिमेंट यही है और पाई ऑफ k n है। अब एक बात है, हमें क्या चाहिए 1 3 2 अवॉइडिंग चाहिए, और 1 3 2 अवॉइडिंग के लिए क्या होना चाहिए, इसका मतलब हर नंबर, एवरी नंबर appearing बिफोर n, जो n के बिफोर है, बिफोर n मस्ट बी लार्जर देन एवरी नंबर
appearing after n, then every number appearing after n। मतलब करना क्या पड़ेगा कि n अगर बीच में रखते हैं, बीच में भी नहीं कहीं भी, तो n से पहले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, 1 3 2 अवॉइडिंग होने चाहिए ना। तो इसका मतलब वो सारे बड़े हों जित कौन से नंबर से, जो उसके बाद आ रहे हो। जैसे इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। सपोज मान लो 1 से n-1 तक ये सीरीज आया, सीरीज, तो पाई ऑफ 1 अलग होगा, ठीक है, वो कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन उसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए n के बाद आने वाले सारे वैल्यू से, ठीक है। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको पार्टीशन कर लो। पार्टीशन कैसे करें, तो सेट ऑफ नंबर्स जो n-1 n तक है, दो सबसेट में बांटो, 2 सबसेट्स। कैसा 2 सबसेट में, तो इसको हम कह रहे हैं पहला सबसेट ऐसा हो जाएगा S ऑफ L, ये k-1 नंबर्स हैं, टू लेफ्ट ऑफ n, टू लेफ्ट ऑफ n, n के लेफ्ट में। और सेकेंड क्या है, इसको मान लेते हैं S ऑफ R, ठीक है, मतलब ये बाद वाला है, तो n-k नंबर्स टू राइट ऑफ n, टू राइट ऑफ n, ठीक है, n के राइट में। डन। अब अगर यही कंडीशन होल्ड कराना है तो करना क्या पड़ेगा, SL को लार्जेस्ट k-1 नंबर्स होने चाहिए, लार्जेस्ट k-1 नंबर्स होल्ड करने पड़ेंगे। फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 1 से लेके n-1 तक, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, विच आर, कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि k-1 नंबर्स होल्ड करने हैं ना। k-1 नंबर मतलब n तो पहले ही ले चुका हूं मैं, n अगर पहले ले चुका हूं तो हमको k-1 नंबर्स चाहिए, तो n-1 से शुरू करेंगे, सॉरी हाँ, फ्रॉम 1 - n, तो n-1 से शुरू करेंगे, तो n-1 जाएंगे, फिर n-2 जाएंगे, n-3 जाएंगे, और कहाँ तक चलेंगे, n-k-1, दैट इज n-k+1। मतलब ये इतना नंबर्स हम चूज करेंगे इसके लिए, SL के लिए, ठीक है। डन। अब हम क्या कह रहे हैं, तो इसका मतलब अब इसका परमुटेशन क्या होगा, 1 3 2 अवॉइडिंग चाहिए, तो इसका तरीका हम क्या कह रहे हैं, दिस इज ak-1, लेट SL इज इक्वल टू ak-1, मतलब नंबर ऑफ वेज फॉर SL, ठीक है। अच्छा, अब SR के लिए क्या कंडीशन था, इसको कितने नंबर्स चाहिए, क्योंकि देखो टोटल कितने नंबर्स होने चाहिए, टोटल हम लोगों ने कितना बोल रखा था, हमें कितने नंबर्स चाहिए, हाँ ठीक है, पार्टीशन k किया है, तो पहले k-1 नंबर्स चुन लिया, फिर k1 नंबर तो n है ही, बाकी कितने बच गए, n-k नंबर्स। तो n-k नंबर हम किस में चुनेंगे, तो n-k नंबर हम चुनेंगे 1 से लेके कहाँ तक, n-k तक। इसका परमुटेशन भी क्या होगा, 1 3 2 अवॉइडिंग होगा, तो इसका नंबर ऑफ वेज हम क्या मान रहे हैं, an-k, ठीक है। अब क्या करना है, सुनो, देयरफॉर अब हम इसको कह रहे हैं सम करते हैं, कहाँ से कहाँ, तो सारे पॉसिबल एलिमेंट्स के लिए, सारे पॉसिबल एलिमेंट्स के लिए, तो समेशन ऑफ an बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ, k इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। सो दिस विल बी a इंटू क्या लिखे थे ऊपर में, k-1, और इंटू a इंटू n-k, ये हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट i, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, i को k-1 मान लेते हैं, लेट k-1 बी इक्वल टू i, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, an इज इक्वल टू, अगर k 1 माने हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, k को 1 अगर पुट करें तो i कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके n-1 तक, और ये बन गया ai, और इधर कितना बन गया, k के जगह पे क्या रखेंगे, i+1, तो n-i-1, सो दिस इज an-i-1। सो इफ आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, अगर i को 0 पुट करें तो a0 और an-1, दैट इज यहाँ पे हम लिख रहे हैं an को अगर 0 पुट करना शुरू करें तो a0 an-1 प्लस कितना हो जाएगा, a1 जब पुट करेंगे तो n-2, तो a1 an-2 फिर a2
an-3. Now isn't it looking like कैटलन नंबर्स? याद करो जनरेटिंग फंक्शन में हम cn करके पढ़ाए थे कैटलन नंबर, ये तो वही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन सेम दे रहा है। जनरेटिंग फंक्शन से हम प्रूव कर दिए कि ये रेकरेंस ट्रू है। अगर ये रेकरेंस ट्रू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 2 वाला जो परमुटेशन है वो किसके लिए हो जाएगा, C4, और C4 कितना होगा, C4 इज 14। तो आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, दिस इज अ मार्वेलस क्वेश्चन। और फिर से क्या कह रहा है, ए फुल बाइनरी ट्री इज ए रूटेड ट्री वेयर एवरी इंटरनल नोड हैज एक्जैक्टली 2 चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल शेप ऑफ फुल बाइनरी ट्रीज विद n+1 लीव्स। तो ये तो कर चुके हैं यहाँ, ये तो पहले ही करा गया है। तो बोला क्या गया है, कितने लीव्स हैं, n+1 लीव्स। तो n+1 लीव्स के लिए क्या हो जाएगा, ये तो कैटलन सीक्वेंस ही बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर t0 है तो उसमें एक केस बनेगा, t1 है तो याद करो ये भी बनाए थे सिंगल केस। t0 मतलब कोई भी लीव्स नहीं है, तो एक ही तरीका है कि कोई नहीं होगा। t1 ऐसा है। t2 के लिए क्या केस था, t2 के लिए नोड्स कैसे जा रहे थे, एक तो ऐसे जा रहे थे, ठीक है, और कैसे जा रहे थे, ऐसा। ठीक है, चलो ये मैं कर चुका हूँ। उसके बाद ओवरऑल कितना आया था, तो कैटलन नंबर से आया था Cn। ठीक है, अब इसमें मान लो n+1 लीव्स दिया हुआ है, अगर मान लो 6 देता तो आप क्या करते, अगर मान लो 6 लीव्स देता, ठीक है, 6 लीव्स, तो 6 लीव्स में पता है यहाँ पे क्या होता है, n+1 लीव्स क्यों लिखा है, n+1 लीव्स में कितने इंटरनल नोड्स हैं, n इंटरनल नोड्स हैं और एक मेन रूट है, ये मैं बताया था उस टाइम में, n इंटरनल नोड्स हैं। तो अगर n इंटरनल नोड्स हैं तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिर से हम यही बोलेंगे कि n = 5 हो जाएगा। तो कैटलन हम C5 का निकालेंगे, ठीक है, C5 विल बी इक्वल टू 42। तो 42 फुल बाइनरी शेप्स होंगे किसके लिए, 6 लीव्स के लिए, क्योंकि एक तो रूट ही है, एक तो शुरुआत वाला जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या है क्वेश्चन, सो लेट्स सी। दिस क्वेश्चन सेज, इन एन इलेक्शन candidate A receives n votes and candidate B receives n votes. The votes are counted one by one. What is the number of ways the votes can be counted such that candidate A is never behind B? Now सुपर मतलब तुम एक बात सोचो कि मैथ्स का यूज़ परमुटेशन कम्बिनेशन स्पेशली कहाँ कहाँ पे आ सकता है। सी इमेजिन दिस इज़ द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को मॉडिफाई भी करा जा सकता है, हो सकता है कैटलन नंबर की जगह कुछ और हो, बट स्टिल यू कैन फाइंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पोर्शन हियर। तो अब ये करने के लिए क्या करते हैं, तो बेसिकली एक्चुअली ये कैटलन नंबर का ही क्वेश्चन है। सो ये आता कहाँ से, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। याद करो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल क्या किए थे, यहाँ से हम लोग प्रूफ किए थे, प्रूव्ड कैटलन फार्मूला, कैटलन प्रूफ नहीं को डिराइव्ड कैटलन फार्मूला, यहीं से हम लोग डिराइव किए थे, वी डिराइव्ड कैटलन फार्मूला, कैटलन फार्मूला। ठीक है, यहाँ से कैटलन फार्मूला डिराइव हुआ था। डन। एक्चुअली करेंगे क्या, एक काम करते हैं, जो कैंडिडेट ए का वोट है, ठीक है, कैंडिडेट ए का वोट ऑफ ए को हम ऐसा मान लेते हैं कि +1 स्टेप रहेगा, ठीक है, एंड अ वोट फॉर बी, एंड अ वोट फॉर बी -1 स्टेप। सुपर, तुम देखो कहाँ से इंट्यूशन आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ए का वोट को +1 स्टेप माने और वोट ऑफ बी को -1 स्टेप माने। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिंपल चाहिए था, काउंटिंग सीक्वेंस चाहिए। काउंटिंग सीक्वेंस मतलब n वोट्स आए ना, रिसीव्स n वोट्स एंड कैंडिडेट बी रिसीव्स n वोट्स, द वोट आर काउंटेड टू 1 to 1 सच दैट कैंडिडेट इज नेवर बिहाइंड बी। यही का है। तो हम कह रहे हैं सीक्वेंस किसका निकाल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ n वंस का एंड n -1s का, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। तो अरेंज करना है, अरेंज 1 and -1। अब अरेंज कितने जगह पे करना है, तो टोटल मेरे पास n प्लेसेस 2n प्लेसेस है, 2n में से किसको अरेंज करना है, कोई भी एक को उठा लो, तो 2n बाकी खुद अरेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ द टोटल वे। अब टोटल वे ऐसा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि कैंडिडेट ए कभी भी बिहाइंड नहीं हो कैंडिडेट बी से, तो हमको मतलब बैड पाथ नहीं चाहिए। तो टोटल पाथ में से हम लोग क्या करेंगे, बैड पाथ निकालेंगे। बैड पाथ का मतलब क्या है, बैड पाथ का ये मतलब है कि मान लेते हैं एस के
be the score of SK be the score of A minus the score of B minus the score of B आफ्टर K वोट्स आर काउंटेड. K वोट काउंट होने के बाद, ठीक है, K वोट्स आर काउंटेड. तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, K वोट्स काउंट होने के बाद तो सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगा, एस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. उसके बाद हर सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, एस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर के इज इक्वल टू 1 से लेके 2n तक, ठीक है. फाइनल स्कोर ऐसा भी हो सकता है S2n दैट शैल बी इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर तो हो ही सकता है पॉजिटिव में, लेकिन S10 इक्वल टू 0 भी हो सकता है. तो एक्चुअली पता है ये क्या हुआ, अगर तुम इसको ऐसे समझो कि मैं ए कैंडिडेट का, अगर मैं इसको राइट स्टेप और अप स्टेप के केस में देखूं तो ये वही क्वेश्चन हो गया कि वी आर लुकिंग फ्रॉम पाथ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम 0 टू n, जहाँ पे n राइट स्टेप्स है और n अप स्टेप्स है, ठीक है. कंडीशन क्या है, a इज़ नेवर बिहाइंड b, a इज़ नेवर बिहाइंड b. इसका मतलब नंबर ऑफ, अगर हम ऐसे एनालॉजी दें, नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ राइट स्टेप इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अप स्टेप्स, हाँ या ना. तो ये कब होता है, इस ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू भी कह सकते हो, ठीक है. तो ये कब होता है, ये होता है दिस पाथ नेवर गोज एबव डायगोनल, नेवर गोज एबव डायगोनल y इक्वल टू एक्स, एबव डायगोनल y इज इक्वल टू एक्स. अब समझ में आया कि कैटलन नंबर कहाँ से आएगा, एबव डायगोनल y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया. इसी को तो बोलते हैं डाइक पाथ, ठीक है. दिस इज डाइक पाथ, और डाइक पाथ मैं बहुत बार डिस्कस किया हूँ, मैं जनरेटिंग फंक्शंस में भी इसके क्वेश्चंस बता चुका हूँ, ठीक है. प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब ये डाइक पाथ अगर हो गया तो अब तो इस्टेब्लिश करा जा सकता है. कैसे, वो मैं प्रूव कर रहा हूँ, कैटलन नंबर्स का जो इक्वेशन मैं प्रूव कर रहा हूँ उसमें मैं बताया हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है. सो बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे बन गया, देखो एनालॉजी लगाया, एनालॉजी लगाने से फिर क्या हुआ, इसको राइट और अप वाले में समझाने के बाद तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिकम्स कैटलन नंबर्स, ठीक है. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ पार्टीशन ऑफ अ सेट 1 2 3 से n is non crossing if there do not exist 4 elements a less than b less than c less than t such that a and c are in the same block while b and d are in different block with the two blocks being disjoint. Find the number of non crossing partition of the set 1 2 3 4. Now this you need to do by yourself, DIY, ठीक है. मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसका है, सिंपल कैटलन नंबर्स का. आप कैसे एनालॉजी लाओगे, फिर से छोटा से शुरू करो, मतलब n इज इक्वल टू 1 डालो तो एक पार्टीशन बनेगा 1, फिर n इज इक्वल टू 2 डालो तो एक तो बनेगा पार्टीशन. ऐसा कैसा पार्टीशन करना है, तो 1 2 एक पार्टीशन, फिर एक 1 और एक 2, ये क्रॉस नहीं करा, ठीक है, 2 पार्टीशन, फिर n इक्वल टू 3 के लिए देखो, और फिर कैटलन नंबर्स के लिए प्रूव भी करना. सो दिस कैन बी RMO क्वेश्चन, ठीक है. और ये IOQM में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नॉन क्रॉसिंग पार्टीशन सेट है, तो हम डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं C4 दैट इज इक्वल टू 14. डन, ठीक है. थैंक यू.